हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में। वन लाइनर क्वेश्चन जो पूरे प्राचीन भारत के इतिहास का वर्णन है, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे तो उसे किस नाम से जाना जाता था। जिस समय मतलब पत्थर का ही यूज होता था औजार के रूप में, तो उस युग को क्या कहा जाता था? पाषाण युग। कौन सा? पाषाण युग। अगला देखिए कह रहा है कि पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तीन। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पूरा पाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? मतलब जीवित यापन करने के लिए मुख्य साधन क्या था? तो शिकार करना और फल जो लगा हुआ था उसको संग्रह करना, उसी का भोजन करते थे। आगे चलिए कह रहा है कि पूरा पाषाण युग के मानव, जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या है? तो किया गया प्रथम आविष्कार क्या है? आग है। क्या है? आग है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है पूरा पाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? तो कुल्हाड़ी। क्या था? कुल्हाड़ी था। अगला देखिए कह रहा है कि पूरा पाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? कठोर पत्थर के बनाते थे। क्या? कठोर पत्थर के बनाते थे। क्या? किसका? कठोर पत्थर का। अगला देखिए कह रहा है कि पूरा पाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका है? कह रहा है कि पूरा पाषाण युग जब चल रहा था तो चित्र किसका अधिकांशतः बना हुआ था? तो किसका बना हुआ था? पशुओं का। किसका? पशुओं का। आगे देखिए कह रहा है कि भारत में नव पाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच मनाया था? 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व के बीच भारत में नवपाषाण युग माना जाता है। अगला देखिए कह रहा है कि प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाण शब्द का क्या तात्पर्य है? यानी नवपाषाण शब्द का अर्थ क्या था? आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में, यानी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था था। अगला देखिए क्वेश्चन, पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? कह रहे हैं कि पशुपालन कृषि जब कर रहे थे तो उसके बाद जो है नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? तो पहिया और चक्र का आविष्कार हुआ। पहिया और चक्र का। अगला देखिए कह रहा है किस युग में पहली बार मारुति देवी पूजा का स्पष्ट वर्णन मिलता है? कह रहा है कि किस युग में? तो नवपाषाण युग में ही मिलता है का मारुति देवी पूजा का स्पष्ट वर्णन मिलता है। अगला देखिए कह रहा है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? तो नवपाषाण युग में हुआ। यानी चाक जो होता है गोला होता है, तो गोला जो है पहिया या चक्र का आविष्कार जो है नवपाषाण में। तो वही कह रहा है कि मिट्टी के बर्तन भी जो बनते थे उसका चाक का आविष्कार नवपाषाण युग में ही हो गया था। आगे देखिए कह रहा है कि मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी जीवन का प्रारंभ किस युग में हुआ? तो नवपाषाण युग में। इससे पहले क्या होता था कि वो सरकाई करते थे, मतलब घूमते थे इधर उधर, जहाँ का तहाँ, मतलब जहाँ शाम हुआ वहीं सुबह हुआ। उसके बाद फिर आगे जाते थे, जहाँ शिकार किए वहीं रह गए। लेकिन नवपाषाण युग के बाद अस्थायी हो गए कि नहीं, यहाँ हमको रहना। शिकार भले दूर दूर तक जाते थे लेकिन फिर शाम को लौट के अस्थायी अपना एक जगह आ जाते थे। आगे देखिए कह रहा है कि मनुष्य के कपास ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? कह रहा है कि मनुष्य ने कपड़ा और ऊन काटने की और कपड़ा बनाने की कला किस युग में? तो नवपाषाण युग में की। तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? तो मध्यपाषाण युग में की। तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? तो मध्यपाषाण युग में की। मानव ने सबसे पहले किन अनाजों कह रहा है कि मानव ने सबसे पहले किन अनाज फसलों की खेती की? तो गेहूं और जौ। किसका? गेहूं और जौ। अगला देखिए कह रहा है कि आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को। किसको? कुत्ता को बनाया। अब देखिए आगे, चित्रकारों का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? यानी चित्रकारी जो हो रहा था उस समय पशुओं का ज़्यादा चित्रकारी हुआ है। तो बताइए कि पशुओं की चित्रकारी में सर्वाधिक कह रहा है चित्रकारी प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? भीमबेटका से, यानी मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा है उसमें से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो आर्कियोलॉजी। क्या? आर्कियोलॉजी। मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया? तो तांबा का। किसका? तांबा का खोज किया और उसका प्रयोग किया। अगला देखिए कह रहा है भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रकालीन बस्तियां का पता चला है? तो महाराष्ट्र में।
ताम्रपाषाण कालीन जो है बस्तियां का पता चला है तो सबसे अधिक कहाँ, महाराष्ट्र में। कितना, 200 से अधिक। भारत को अब तक सबसे बड़ा ताम्र निधियाँ यानी ताम उपकरण के जखीरे कहाँ पाए गए, तो गुरेरिया मध्य प्रदेश में। कहाँ, गुरेरिया मध्य प्रदेश में। अगला देखिए, करें कि ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला। ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किसका चित्रांकन हुआ है, तो पशुओं का। किसका, पशुओं का हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन का है, ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु के ने योगदान दिया है। कह रहा है कि ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया है, तो कांसा। कांसा का ही उत्पत्ति और ताम्र युग की पतन। देखिए अगला क्वेश्चन देखा है, संभवतः ताम्रपाषाण युग के पूजनीय पशु थे कौन, सांड। ताम्रपाषाण काल के पूजनीय पशु कौन थे, तो सांड। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषी पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की स्वर्मान तिथि का निर्धारण की गई, तो कब, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब और किसके द्वारा हुआ था, तो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हुआ था। आगे देखिए, कह कि हड़प्पा सभ्यता के पुरावेश सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे, तो हड़प्पा सभ्यता के पुरावेश सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे, तो हड़प्पा में। कहाँ, हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे। कह कि हड़प्पा सभ्यता के नगर कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे, तो आयताकार। किसमें, आयताकार। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पूरा स्थल कौन था, मोहनजोदड़ो। कौन सा, मोहनजोदड़ो। अगला देखिए, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पूरा स्थल कौन सा, आलमगीर को। पूर्व में आलमगीर और पश्चिम में सुतकांगेडोर जो पाकिस्तान में। सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है, तो दास्क नदी के किनारे है। आगे आइए, क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो शहरी और व्यापारिक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो शहरी और व्यापारिक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था। करेक्ट, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या था, तो नगर योजना जो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था। अगला देखिए, कह रहा है किस हड़प्पा पूरा स्थल से नक्शादीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है, तो कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल जहाँ के मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल बताइए जहाँ के मकान और दरवाजा जो है खिड़की मुख्य सड़क की ओर खुलती थी, बाकी सब क्या होता था, पीछे खुलता था। तो मात्र है एक लोथल। अगला देखिए, कह रहा है कि किस हड़प्पा पूरा स्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ, मोहनजोदड़ो से। अगला देखिए, कह रहा है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, इसका साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है, तो अन्नागार और मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, अन्नागार और मोहनजोदड़ो से। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है, तो धौलावीरा से। कहाँ से, धौलावीरा से। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित, खूबसूरत नगर, मतलब हर एक ढंग से सुटेबल कौन सा नगर मिला है हड़प्पा सभ्यता का, तो धौलावीरा। कौन सा, धौलावीरा। जुलाई 2021 को धौलावीरा यूनेस्को के विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। किसको, धौलावीरा को। हड़प्पा कालीन की मुख्य पेशा क्या थी, तो शिल्पकारी। शिल्पकारी यानी पत्थरों को तराश कर एक अच्छा, मतलब कोई भी चित्रांकन करना, ये वही मुख्य पेशा थी। आगे देखिए, कह रहा है कि क्या कि अगला क्वेश्चन कि किन हड़प्पा पूरा स्थल से मनके बनाने के कारखाना का साक्ष्य मिला है, तो मनके बनाने कारखाना लोथल और चंदड़ो। किस हड़प्पा पूरा स्थल से गोदी डायकोट का प्रमाण मिला है, तो लोथल से। कहाँ से, लोथल से। कह रहा है किस हड़प्पा पूरा स्थल से गोदी यानी डायकैड का प्रमाण मिला है, तो लोथल से। हड़प्पा में माप तौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी, तो दशमलव प्रणाली। कौन सी प्रणाली, दशमलव प्रणाली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता रहता है। हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी, तो 2:16, 2 और 16 के अनुपात में थी। हड़प्पा कालीन में सबसे पहले किस फसल की खेती की, तो कपास की। कह रहा है कि हड़प्पा
वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? तो कपास का। हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? तो गेहूं और जौ। क्या था? गेहूं और जौ था। आगे देखिए, किन हड़प्पा पुरा स्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं? तो गेहूं और जौ के अवशेष कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। किन हड़प्पा स्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? तो लोथल और रंगपुर से क्या है? धान की खेती का साक्ष्य मिला है। आगे से देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस हड़प्पा से जौ, तिल, सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य मिले? थे बनावली। बनावली से मिला है कौची कौची? जौ, तिल और सरसों का साक्ष्य मिला है बनावली से। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। आगे देखिए, कह रहा है कि हड़प्पा पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीज़ सर्वाधिक है? मतलब जब खुदाई हुआ हड़प्पा कालीन का तो कौन सा चित्र का सर्वाधिक? तो मुहरे का सर्वाधिक मुहरे प्राप्त हुई। कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति, कह रहे कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। किस कहाँ से हुई प्राप्त? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ अधिकांशतः किनकी है? तो नारी का है, यानी लेडीज का है ज़्यादा। क्या चीज़ का? हड़प्पा कालीन की मिट्टी की मूर्तियाँ जो मिला है नारी की है अधिक। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किससे मिलती है? तो मोहरों से। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किससे मिलती है? मोहर से। जो मोहर बना था उससे मिलती है। हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? तो 1853 ईस्वी में आई। हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? तो 1853 में। संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? कह रहा है कि संपूर्ण सिंधु लिपि जो है कब प्रकाश में आई? तो 1923 में। 1923 में आई। कह रहा है कि संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? तो 1923 में। सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं और फिर बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। दाईं से बाईं और फिर बाईं से दाईं। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित है? तो मारुति देवी का। किसकी? मारुति देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। अगला देखिए कह रहा है कि किन हड़प्पा पुरा स्थलों से यज्ञ, हवन कुंड यानी अग्निकुंड, वेदियाँ प्राप्त हुई हैं? मतलब हवन कुंड करने के लिए एक वेदी बनाया जाता है, मतलब ईंटे का घेर कर। वो कह रहा है कि कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किस हड़प्पा कालीन पुरा स्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव की आंध्र रूप या पशुपत के रूप में चित्रित किया गया? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा वासियों का पवित्रम वृक्ष था कौन? तो पीपल। पवित्रम वृक्ष हड़प्पा वासियों का कौन सा है? पीपल। हड़प्पा कालीन किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते हैं? तो कुबड़ वाला सांड को। किसको? कुबड़ वाला सांड को सर्वाधिक क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। अगला देखिए, हड़प्पा समाज किस प्रकार का था? कह रहा है कि हड़प्पा समाज जो है किस प्रकार का था? मारुति सत्तात्मक था। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरा स्थल का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरा स्थल की खुदाई की गई? कह रहे कि भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरा स्थल की खोदाई की गई? तो रोपण की। किसकी? रोपण की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए? कह रहा है कि स्वतंत्रता जब स्वतंत्र हो गया भारत, उसके बाद कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए? तो गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। अगला देखिए, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल क्या है? कह रहा है कि भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है? धौलावीरा। अगला देखिए क्या कर रहा है, किस हड़प्पा पुरा स्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला या सिंध का नलिखस्तान उपनाम से भी जाना जाता था? मोहनजोदड़ो। किसको? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता। किन हड़प्पा पुरा स्थलों से घोड़े की
हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। कह रहा है कि किन हड़प्पा पुरा स्थलों से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई है? तो लोथल, सुतकोटदा और कालीबंगा से। किस हड़प्पा पुरा स्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? तो लोथल को। कह रहा है किस हड़प्पा पुरा स्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? तो लोथल को। सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? कह रहा है सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? सर जॉन मार्शल ने दिए थे हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता जॉन मार्शल दिए थे। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विद्वानों ने वैदिक कालीन का विभाजन कितने भागों में किया? तो 2 भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जिन काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। कब से कब तक का काल ऋग्वैदिक काल? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। जिन काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक और उपनिषद की रचना उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच कहते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक 1600 ईसा। वैदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहा जाता है? तो आर्य। क्या कहा जाता था? आर्य। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्यों के मूल निवासी संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो मध्य एशिया में। मध्य एशिया में मूल निवास था। कह रहा है कि आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा किया गया था? तो प्रोफेसर मैक्समूलर के द्वारा किया गया था। अगला देखिए कह रहा है कि आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती थी? ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से मिलती है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उच्च वंश। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? उच्च या श्रेष्ठ वंश होता है। आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन अगला कि भारत आने वाले आर्य क्या कहलाए? तो इंडो आर्य कहलाए। क्या कहलाए? इंडो आर्य। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य सबसे पहले कहाँ बसे? तो पंजाब में सत्यसंधव प्रदेश में। ठीक है। वैदिक समाज कितने वर्गों में विभाजित था? वैदिक कह रहा है कि वैदिक समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो और कौन कौन? तो 4 वर्गों में। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आरंभ में अर्थात वैदिक कालीन में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर प्रारंभ हुआ? तो व्यवसाय के आधार पर। किस पर? व्यवसाय के आधार पर। कह रहा है कि आरंभ में ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण जो किया गया तो किस आधार पर? व्यवसाय के आधार पर किया गया। कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा था? जन्म के आधार पर। देखिए ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ कि व्यवसाय के आधार पर आपका समाज का वर्गीकरण किया गया कि कौन कौन सा व्यवसाय करता है उस अनुसार बांट दिया गया। लेकिन वही उत्तर वैदिक काल हुआ तो जन्म के आधार पर हो गया। जन्म मतलब जिस व्यवसाय के क्षेत्र में आप जन्मे हैं, आपके माता पिता हैं, उसी मतलब धर्म में चाहे जो भी उसी समाज में आप आएंगे। तो जन्म के आधार पर हो गया उत्तर वैदिक काल में। आगे देखिए कह रहा है कि वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित? वस्तु विनिमय, मतलब वस्तु का लेन देन होता था कि हमको घोड़ा चाहिए, आप हाथी मेरा ले लीजिए, तो हाथी ले जाता था, घोड़ा देता था। गाय किसी को चाहिए और भैंस जो है, गाय जो है चाहिए किसी को तो गाय हम दे दिए, घोड़ा ला दिए। उसी तरह है। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन कि वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। कौन? इंद्र। कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन बन गए थे? तो आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता प्रजापति बन गए थे। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था? तो यज्ञ। मुख्य कार्य क्या था? धार्मिक कोई भी कार्य होता था यज्ञ होता था। ऋग्वेद में किन नदी को सबसे पवित्र माना गया? तो सरस्वती नदी। किसको? सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो बेटनॉक यानी खुदखोर कहा जाता था। सुदखोर। कह रहा है वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो सुदखोर कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में ऋण देने वाले को कुशीदिन कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में ऋण देने वाले को क्या कहा जाता था? कुशीदिन कहा जाता था।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ कौन था। यानी राजनीतिक शक्ति बढ़ाना है तो कौन सा यज्ञ होता था, अश्वमेघ यज्ञ। कौन सा, अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था। शौर्य प्रदर्शन या मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, यानी मनोरंजन कोई करना है वैदिक काल में, शौर्य मतलब सावसित, कौन सा, वाजपेय यज्ञ होता था, वाजपेय यज्ञ। अगला देखिए क्वेश्चन का कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी, 16। कितना, 16 महाजनपदों की। अगला देखिए कह रहा है किस ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो अंगुत्तर निकाय में। कहाँ, अंगुत्तर निकाय में है। मगध की सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम क्या है। तो बृहद्रथ। कह रहे हैं मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम क्या है। तो बृहद्रथ है। मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो बृहद्रथ ने किए थे। महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था। जरासंध था बृहद्रथ का पुत्र। किसका, बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध। हरेक वंश का संस्थापक कौन थे। तो बिंबिसार। बिंबिसार थे। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठे थे, 545 ईसा पूर्व में। बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। राजगिरी का। राजगिरी नगर का निर्माण करके उसने अपनी राजधानी बनाया। अगला देखिए कह रहे कि बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी कोसला देवी किस कौशल नरेश की बहन थी। किसको प्रसेनजित की, किसकी, प्रसेनजित की थी। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी थे। बौद्ध धर्म का। कौन सा, बौद्ध धर्म का अनुयायी था बिंबिसार। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंबिसार का समकालीन राजवैद्य किसे अपने महात्मा बुद्ध की सेवा में आया था। यानी महात्मा बुद्ध के सेवा में बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को भेजा था। तो कौन था, जीवक। कौन था, जीवक। बिंबिसार द्वारा अवंती के जिस पांडु रोग पीड़ित शासक की चिकित्सा के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा गया था, वह अवंती शासक था। कहाँ का, प्रघोत का। प्रघोत। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर कौन बैठा। अजातशत्रु। बिंबिसार की हत्या कर कौन बैठा, अजातशत्रु बैठा। अजातशत्रु का उपनाम क्या था। तो कुणिक था। क्या था, कुणिक। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था। तो जैन धर्म का। कौन सा, जैन धर्म का। 461 ईसा पूर्व में कौन अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन। उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। किसकी हत्या करके, अजातशत्रु की हत्या करके। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरण की, पाटलिपुत्रा में। कहाँ, पाटलिपुत्रा में। उदयन किस धर्म का अनुयायी था। उदयन जो है किस धर्म का अनुयायी था। तो जैन धर्म। किस धर्म का, जैन धर्म का। उदयन के शासनकाल में की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी जिससे मगध उत्तर भारत का सबसे अधिक विशाल तथा शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। तो कह रहा है कि उदयन के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक क्या थी जिससे मगध उत्तर भारत का सबसे अधिक विशाल तथा शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। तो अवंती का मगध में विलय। अवंती का मगध में विलय था। उदयन का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना, कौन सा, नागदशक था। कौन था, नागदशक। 412 ईसा पूर्व में किसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ कर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। शिशुनाग। किसने, शिशुनाग। कह रहा है कि 412 ईसा पूर्व में किसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ कर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग ने, नागदशक का मंत्री था। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से कहाँ स्थानांतरित किया। वैशाली। कौन, शिशुनाग वंश का प्रथम शासक शिशुनाग जो अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से कहाँ ले गया, वैशाली। शिशुनाग का पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना, कौन था, कालाशोक। कालाशोक है जो है शिशुनाग का पुत्र है जो उसका उत्तराधिकारी बना। कालाशोक ने अपनी राजधानी, अगला क्वेश्चन है कि कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पुनः कहाँ लाया, पाटलिपुत्रा। शिशुनाग ले गया वैशाली पाटलिपुत्रा से, और फिर पाटलिपुत्रा से फिर वैशाली से पाटलिपुत्रा कौन लाया, कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है, तो नंदीवर्धन को। किसके, नंदीवर्धन को। नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, महापद्म नंद को। किसको, महापद्म नंद को। अगला देखिए क्वेश्चन कि नंद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, तो महापद्म नंद को हो गया। अगला क्वेश्चन है कि महापद्म नंद द्वारा विजित प्रमुख राज्य कौन कौन है, तो कुरु, पंचाल, मिथिला, कलिंग। कुरु, पंचाल, मिथिला, कलिंग। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है, घनानंद।
अगला क्वेश्चन चलिए, धनानंद नंद के शासन काल में किस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण हुआ था? तो सिकंदर का। घनानंद के शासन काल में किस यूनानी शासक का मगध पर आक्रमण हुआ था? तो सिकंदर का। धनानंद को युद्ध में पराजित कर उस किसने मौर्य वंश की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मगध साम्राज्य के विस्तार करा कि मगध साम्राज्य के विस्तार की शुरुआत किस विजय से हुई और किस विजय से इनका अंत हुआ? तो शुरुआत हुआ अंग जब विजय हुआ तो मगध का विस्तार हुआ और कलिंग विजय से इसका अंत हो गया। कलिंग जब विजय हुआ उसके बाद मगध का साम्राज्य का विस्तार बंद हो गया। मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश कौन था? तो शिशुनाग वंश। पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर बसा है? तो सोन और गंगा के संगम पर बसा है। प्राचीन काल में कुसुमपुर किस नगर का दूसरा नाम था? तो पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या था? तो कुसुमपुर। राजगृह का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो बिंबिसार। किसने? बिंबिसार ने करवाया था। अगला देखिए क्या कर रहा है कि मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? तो महापद्म नंद ने। कह रहा है कि मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? महापद्म नंद ने किया था। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक ने आयुर्वेद की शिक्षा कहाँ ली थी? तक्षशिला से शिक्षा लिया था। कौन? जीवक। राजवैद्य था जीवक बिंबिसार का, वह शिक्षा कहाँ से लिया था? तक्षशिला से। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिकंदर के जन्म कब हुआ और वह किसका पुत्र था? जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। फिलिप द्वितीय का पुत्र था। फिलिप द्वितीय का पुत्र था। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा है फिलिप द्वितीय कहाँ का शासक? मकदूनिया। कहाँ? मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया का। फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद कितने वर्षों की अल्पायु में सिकंदर महान मकदूनिया का शासक बना था? 20 वर्ष के। 20 वर्ष के। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर महान का मुख्य सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो था मुख्य सेनापति था। सिकंदर महान के भारत आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत के झेलम क्षेत्र पर किसका शासक था? पुरु का था। किसका? पुरु था। पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो कह रहे पोरस और सिकंदर के बीच जब युद्ध हुआ था तो किस नाम से? उस हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं उसको। हाइडे स्पीच का भारतीय नाम क्या है? तो वितेस्ता यानी झेलम का युद्ध है। सिकंदर अपने द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों को अपने किस सेनापति को सौंप कर वापस यूनान के लिए प्रस्थान कर दिया? सेल्यूकस को। सेल्यूकस निकेटर को जितने भी भारतीय प्रदेश जीता था तो किसको सौंप कर चला गया? सेल्यूकस को। सिकंदर की अकाल मृत्यु के बाद बेबीलोन का राज्य किसे प्राप्त हुआ? सेल्यूकस निकेटर को। बेबीलोन का राज्य किसे प्राप्त हुआ? सेल्यूकस निकेटर को प्राप्त हुआ। सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो एरियन। सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो एरियन है। अलेक्जेंड्रिया ऑफ एराकोसिन्स अर्थात आधुनिक गंधार नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर ने। किसने? सिकंदर ने की थी। मौर्य वंश का इतिहास जानने के लिए विदेशी विवरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? इनके लेखक कौन है? तो इंडिका है जो मेगास्थनीज लिखे हैं इसको। तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है किसमें? इंडिका में। मौर्य समाज की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था और उनकी माता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में मूरा में हुआ था। कहाँ? मूरा में। चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तब तक्षशिला में। कहाँ? तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला में चंद्रगुप्त के शिक्षक कौन थे जिनकी मदद से उसने एक विशाल सेना तैयार किया था? कह रहा है तक्षशिला में चंद्रगुप्त के शिक्षक कौन थे जिनकी मदद से एक विशाल सेना तैयार? चाणक्य। कौन? चाणक्य थे। राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त का पहला अभियान किस राज्य के विरुद्ध था जो असफल रहा? मगध के विरुद्ध। मगध के विरुद्ध था जो असफल रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राजा बनने के पहले चंद्रगुप्त पहला सफल अभियान किस राज्य के विरुद्ध था? इस अभियान में उसने किन्हें पराजित किया था? तो पंजाब और सिंध यूनानियों को। पंजाब व सिंध यूनानियों को। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसके विरुद्ध सफलता ने चंद्रगुप्त मौर्य की संपूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी बना दिया? कह रहा है किसके विरुद्ध सफलता की
किसके विरुद्ध सफलता ने चंद्रगुप्त मौर्य के संपूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी बना दिया था? धनानंद के विरुद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में बैठा। मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किसने किया था? चाणक्य। किसने? चाणक्य ने किया था। अगला देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे अपना राजदूत नियुक्त किया? किसने अपने राजदूत नियुक्त किया? तो मेगास्थनीज को। किसको? मेगास्थनीज को किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार किया था? तो जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म स्वीकार किया था। जैन धर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु कब तथा किस कारण हो गई थी? तो 296 ईसा पूर्व में उपवास से, जिसे जैन परंपरा में संलेखना कहा जाता है। उपवास यानी भूखले रहने से मृत्यु हो गया। भूखले रहने से मृत्यु हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा है कि बिंबिसार मगध के गद्दी पर कब बैठा था? 298 ईसा पूर्व में। कब? 298 ईसा पूर्व में बैठा। अगला देखिए, कह रहा है कि वायु पुराण में बिंबिसार को क्या कहा गया है? तो भद्रसार कहा गया। क्या कहा गया है? भद्रसार। भद्रसार कहा गया है, यानी वारिसार। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा है कि यूनानी ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की कौन सी उपाधि थी? बिंदुसार की अमित चिट्टस की, जो संस्कृत अमित घात कहा जाता था, उसकी उपाधि प्राप्त थी। अमृत घात शब्द का अर्थ है कि शत्रु विनाशक। क्या? शत्रु विनाशक। जैन ग्रंथ बिंदुसार को क्या कहते हैं? तो सिंह सेन। क्या? जैन ग्रंथ जो है बिंदुसार को क्या कहते हैं? तो सिंह सेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदुसार के राज दरबार में आने वाले मिस्र के सम्राट टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? तो डायोनिसियस था। किसके? बिंदुसार के राज दरबार में आने वाला मिस्र के सम्राट टोलमी द्वितीय फिलिप्पिन के राजदूत थे। बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरिया के सम्राट एंटियोकस प्रथम का राजदूत कौन था? कह रहा बिंदुसार के दरबार में आने वाला सीरिया के सम्राट एंटिकोकस प्रथम का राजदूत कौन था? तो डायमेकस था। कौन? डायमेकस था। बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट के दूत के माध्यम से किन 3 चीज़ों की मांग की थी? कह रहा है बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट के दूत के माध्यम से किन 3 चीज़ों की मांग की थी? तो मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। किसका? आजीवक संप्रदाय का था। अगला क्वेश्चन देखिए, आजीवक संप्रदाय का वह भविष्यता जो बिंदुसार के दरबार में रहता था, तो कौन हो जाए? पिंगल्स वत्स। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कह रहा है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोक। कौन हुआ? अशोक हुआ। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक हुआ। बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था? अवंती यानी उज्जैन का उपराजा था। अशोक मगध के गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। कब? 269 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को कहा गया है क्या? अशोकवर्धन। अशोक को अशोकवर्धन कहा है। सिंहली ग्रंथ दीपवंश में अशोक को क्या गया है? प्रियदर्शी। क्या? प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक ने किन शिलालेखों में उसका नाम स्पष्ट रूप से अशोक मिलता है बोला है? तो किस शिलालेख में मिलता है? तो मास्की और गुजरा में मिलता है। किसमें? मास्की और गुजरा में। अगला देखिए, कह रहे हैं कि अपने लघु शिलालेखों के अतिरिक्त किन गैर मौलिकालयन अभिलेख से भी अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। कची कि अशोक का नाम अशोक मिलता है। आगे चलिए, कह रहे हैं कि अशोक के समय जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो पाली थी। क्या थी? पाली भाषा थी। अगला देखिए, अशोक ने किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया था? ब्राह्मी को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया है। ठीक है। भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ? यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में 8वें वर्ष। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष का हो गया कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध की याद अशोक ने ब्राह्मण धर्म त्याग कर किस धर्म को अपना मान लिया था? बौद्ध धर्म को। कौन सा? बौद्ध धर्म को मान लिया। अगला देखिए, किस बौद्ध भिक्षु ने कह रहा है कि किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? वह कहाँ का रहने वाला था? तो उपगुप्त था, जो मथुरा का रहने वाला था।
अशोक ने अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कहाँ की यात्रा की? तो बोध गया की यात्रा की। अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्रा। और तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कहाँ? पाटलिपुत्रा में, अशोक के शासनकाल में। कह रहा कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेश और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अशोक के बाद बौद्ध धर्म के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो भिक्षुओं में अनैतिक आचरण आ गया। अशोक की मृत्यु कब हुई? तो 232 ईसा पूर्व में। अंतिम मौर्य शासक कौन हुआ? तो कौन हुआ? बृहदत्त हुआ था। अशोक के शिलालेख को क्या कहा जाता था? राज्यादेश या शासनादेश कहा जाता है। आगे देखिए, कह रहे अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन? तो 3, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। अशोक के स्तंभ को कितने भागों में बांटा गया है? अभिलेख को 3 गो। कौन कौन? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, 3 गो में बांटा गया है। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के बृहत शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है और ये कितने अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए? 14 हैं, जो 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। अगला देखिए, कह रहा है कि अशोक के अधिकांश शिलालेखों व स्तंभ लेखों की भाषा व लिपि है कौन सा? तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि, अगला क्वेश्चन है कि किस शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा की? तो आठवां शिलालेख से ज्ञात होता है कि 10वें साल जो है बोध गया की यात्रा की। अगला देखिए, कह रहा है कि अशोक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है जिसमें उन्होंने कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है तथा इस युद्ध का वर्णन करने वाले एकमात्र अभिलेख है 13वां। इस वर्णन करने वाला एकमात्र अभिलेख कौन सा है? 13वां। अशोक के शिलालेखों में सर्वप्रथम किस शिलालेख की खोज हुई थी? कब तथा किसके द्वारा हुई थी? गिरनार के द्वारा हुई थी 1822 में कर्नल जेम्स डॉस द्वारा। किस लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को मगध का राजा कहा है? कह रहा है कि किस लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को मगध का राजा कहा है? तब भाब्रू शिलालेख में अशोक ने मगध का राजा बोला है। अशोक के गुफा लेखों की कुल संख्या कितनी है? तो 3। कितना? 3 है। अशोक के गुहा या गुफा लेखों कहाँ की पहाड़ियों में स्थित है? तो बराबर के पहाड़ियाँ गया में है स्थित है, बिहार में। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि बिहार के गया जिले के बराबर की पहाड़ियों में स्थित अशोक द्वारा निर्मित गुफाओं के नाम क्या है? सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपाल है। सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपाल। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था। कौन था? चाणक्य। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रधान केंद्र कौन सा नगर था? तो तक्षशिला था। किस मौर्य शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। नंद वंश के पतन तथा मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाला नाटक ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखादत्त। यानी मौर्य साम्राज्य और नंद वंश का पतन का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं कौन? विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस मिलता है। कह रहे किस पुस्तक का विदेशी इतिहास में वही महत्वपूर्ण है जो भारतीय इतिहास में अर्थशास्त्र का है? तो इंडिका का। किसका? इंडिका का। चाणक्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसका कथन था? मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज बोला था कि भारतीयों के पास लिखने की कला नहीं है। भारत का मैकियावली। कह रहा भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? चाणक्य। किसको? चाणक्य को बोला जाता है। उज्जैनी किस मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो अशोक। कह रहा अशोक ने अपने काल में अंतरिक्ष में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा था? तो कुणाल को। किसको भेजा था? कुणाल को। अशोक का एकमात्र अभिलेख जो ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों में पढ़ा जा सकता है अर्थात दुंतरा शैली में लिखा गया था, कौन सा है? तो एरागुंडी लघु शिलालेख।
अगला चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक के माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी। सुभद्रांगी, सुभद्रांगी, अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि किसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षण, समाज सभासद में विभाजित किया था? मेगास्थनी। मेगास्थनी नहीं किए थे 7 वर्गों में भारतीय समाज को। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कब और किसके मगध में शुंग वंश की राजधानी स्थापना की? तो 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या की। शुंग की पहली राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा। शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ? विदिशा। विदिशा यानी मध्य प्रदेश में बसाया। अगला देखिए कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में पहली बार किसके नेतृत्व में बैक्ट्रियाई यूनानियों ने आक्रमण किया था? कह रहा है कि पुष्यमित्र के शासन काल में पहली बार किसके नेतृत्व में? डेमेट्रियस के नेतृत्व में क्या हुआ? बैक्ट्रियाई यूनानियों का आक्रमण किया गया। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुष्यमित्र शुंग के शासन काल के अंतिम वर्षों में किसके नेतृत्व में यवन यूनानियों का दूसरा आक्रमण हुआ? तो मिनांडर उर्फ मिलिंद। पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए यज्ञ में उसके पुरोहित कौन थे? तो पंतजलि थे। कौन पुरोहित थे? तो पंतजलि थे। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु कब हुई? तो 148 ईसा पूर्व में हुई थी। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अग्निमित्र। कौन? अग्निमित्र हुआ। अगला देखिए शुंग वंश का 10वां और अंतिम राजा कौन था? तो जिसे उसके अमात्य वासुदेव ने मार डाला था? तो देवभूति। कौन था? देवभूति। किसने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी? सीमुख। सीमुख जो है सातवाहन वंश का किसने कर्ण के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की? सीमुख। सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुख ने किया था, जो सुशर्मा की हत्या कर। अगला देखिए कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म को राज्य धर्म घोषित किया था? वैदिक धर्म को। किसको? वैदिक धर्म को। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित करने एवं ब्राह्मण धर्म को पुनरुद्धार का श्रेय किसे दिया जाता था? पुष्यमित्र शुंग को। किसको? पुष्यमित्र शुंग को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि शुंग काल में राजाओं ने किस भाषा को प्रोत्साहन दिया तथा उसे पाली के स्थान पर राजभाषा घोषित किया था? संस्कृत। कौन सा? संस्कृत। शुंग काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन सा नगर है था? तो विदिशा। कौन सा नगर था? विदिशा। शुंग काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन सा नगर था? तो विदिशा था। पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्र जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की, तो कौन थे? मनु। पुष्यमित्र शुंग के अभिन्न मित्र जिन्होंने महाभाष्य नाम से पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी पर भाष्य का टीका लिखा, वो कौन थे? पंतजलि थे। कौन? पंतजलि। अगला देखिए कह रहा है कि किस ग्रंथ से शिशुनाग की न्याय व्यवस्था की जानकारी मिलती है? तो मनुस्मृति से मिलती है। क्या चीज़? शुंग काल की न्याय व्यवस्था की जानकारी। कर्ण वंश की जानकारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत था। सातवाहनों की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। आगे क्वेश्चन चलिए कह रहा है कि सातवाहन वंश का सबसे बड़ा और पराक्रमी शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। सिंधुक व सिप्तक नाम से किस सातवाहन शासक को जाना जाता था? सीमुख। किसको? सीमुख को जाना जाता है। अगला देखिए कह रहा है कि सातवाहन वंश का पहला शासक जिसने सतकर्णी की उपाधि धारण की थी, सतकर्णी प्रथम था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रंथ में सातवाहनों को म्लेच्छ कहा गया है? कह रहा है कि किस ग्रंथ में सातवाहनों को म्लेच्छ कहा गया है? तो महाभारत में। किसमें? महाभारत में कहा गया है। किस ग्रंथ के द्वारा सतकर्णी प्रथम का नाम उल्लेखित है? कह रहा है किस स्तूप के द्वारा सतकर्णी प्रथम का नाम उल्लेख है? सांची स्तूप में। सांची स्तूप में। अगला देखिए सिकंदर की मृत्यु के पश्चात बैक्ट्रिया और पार्थियाई पर किसका आधिपत्य हुआ? सेल्यूकस निकेटर का हो गया। किस यमन शासक ने अजय की उपाधि धारण कर रखी थी? डेमेट्रियस। कौन? डेमेट्रियस। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि यूनानी प्रभाव से भारतीय मूर्ति कला के क्षेत्र में किस नवीन शैली का जन्म हुआ? तो किस नवीन शैली का जन्म हुआ? तो गंधार शैली का। अगला देखिए कह रहा है कि सबसे पहले भारत में विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया लंबा अभिलेख कौन सा है? इसके
पहले के सभी अभिलेख किस भाषा में थे? तो किस भाषा में थे? तो रुद्रदामन प्रथम व जूनागढ़ और प्राकृत भाषा में थे। कह रहा है सबसे संस्कृत में लिखा गया लंबा अभिलेख कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। कह रहा है कि सबसे इसके पहले कि सभी अभिलेख किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में लिखा गया। ये जो है विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया, मतलब कोशिश किया गया संस्कृत में लिखने का। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि भारत में काव्य रूप से लिखा गया प्रथम अभिलेख कौन है? रुद्रदामन का प्रथम जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस शक क्षत्रप ने वह किसकी देख रेख में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील काठियावाड़ गुजरात का पुनर्निर्माण करवाया था? तो रुद्रदामन प्रथम यानी सुविखास जो करवाया। शकों के बाद भारत आने वाली जाति कौन थी? तो पल्लव पार्थियाई। पल्लव पार्थियाई। शकों के बाद भारत आने वाली जाति कौन थी? तो पल्लव पार्थियाई थी। अगला चलिए क्वेश्चन, पल्लवों को अगला क्वेश्चन है कि पल्लवों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? पार्थियाई या पार्सियन? पार्थियाई या पार्सियन। पल्लवों का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत क्या है? पल्लवों के इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सिक्के व शिलालेख है। पल्लव कहाँ के मूल निवासी थे? ईरान के। कहाँ के? ईरान के थे। भारत में पार्सियन साम्राज्य का अंत किस विदेशी जाति के आक्रमण से हुआ है? कुषाणों के पहले राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कटफिसेस थे। कौन? कुजुल कटफिसेस। कुषाणों के पहले राजवंश कौन थे? कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय थी। कौन विजय थी? तो अफगानिस्तान पर विजय किए थे। सिक्कों के आधार पर अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे सिक्कों के आधार पर कुजुल को किस धर्म का अनुयायी माना गया है? तो बौद्ध धर्म का। कह रहे सिक्कों के आधार पर कुजुल को किस धर्म का अनुयायी माना गया है? तो किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। कुजुल कैडफिसेस का उत्तराधिकारी कौन बना? तो बिम कैडफाइसिस। कह रहे कुजुल कैडफाइसिस का उत्तराधिकारी कौन बना? तो बिंग कैडफाइसिस। बिंग कैडफाइसिस का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कनिष्क प्रथम। कौन? कनिष्क प्रथम। कनिष्क प्रथम ने कब तथा किस नाम से एक नए संवत प्रचलित किया था? तो 78 ईस्वी में शक संवत कनिष्क ने कौन सी शुरुआत किया था? शक संवत। कब? 78 ईस्वी में। अगला देखिए, कह रहा है कि कनिष्क अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो पुरुषपुर पेशावर में। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट कनिष्क प्रथम की प्रथम विजय कौन थी? तो कश्मीर का विजय। अगला क्वेश्चन है कि सिक्कों या मुद्राओं के अनुसार कनिष्क प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? तो महायान धर्म का। महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? कनिष्क प्रथम। कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? तो अश्वघोष ने। अश्वघोष ने कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। कनिष्क प्रथम का राज कवि कौन था? तो अश्वघोष। कौन था? अश्वघोष था। कनिष्क प्रथम के दरबार में रहने वाले महान विद्वान जिसने अपनी पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया तो किसने? नागार्जुन। किसने? नागार्जुन ने। नागार्जुन ने अपनी किस पुस्तक में कह रहा है कि नागार्जुन ने अपनी किस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो माध्यमिक सूत्र में। किसमें? माध्यमिक सूत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या था? तो चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तीसरी अशोक के शासनकाल में। कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कला और संस्कृति के दो महान केंद्र थे। कौन कौन? तक्षशिला और मथुरा जो है कला और संस्कृति के दो महान केंद्र थे। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल में कला के क्षेत्र में किन दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ? तो गांधार कला व मथुरा कला का। किसका? गांधार कला और मथुरा कला का। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अगला कि गांधार कला का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पेशावर। कहाँ? पेशावर था। गांधार कला शैली का प्रधान विषय क्या था? तो बुद्ध के जीवन का चरित्र। गांधार कला शैली में बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। कनिष्क द्वारा निर्मित कनिष्क चैत्य कहाँ स्थित है? पेशावर में। कहाँ? पेशावर में स्थित है। बौद्धों का महाकाव्य किस ग्रंथ को कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को बौद्धों का महाकाव्य कहा जाता है। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अश्वमेध। कौन? अश्वमेध है। अश्वघोष के गुरु कौन थे? तो वसुमित्र। अश्वघोष के गुरु कौन थे? तो वसुमित्र थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है?
अगला देखिए, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष। कौन? अश्वघोष हो जाएंगे, अश्वघोष। अगला देखिए, अश्वघोष के गुरु कौन थे? तो वसुमित्र। कौन? वसुमित्र थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा जाता था? महाविभास सूत्र को। कह रहा है कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा जाता है? महाविभास सूत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पितामह किस विद्वान को कहा जाता है? चरक को। चरक को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में। सबसे अधिक विकास कुषाण काल में वास्तुकला के क्षेत्र में। अगला देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे कौन? बिनकटफिसेस। कुषाण शासक सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा बिनकटफिसेस। अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि गुप्त साम्राज्य की संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराज की उपाधि। कौन सा? महाराज की उपाधि। घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। अगला ये क्वेश्चन कह रहा है अगला कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था? तो कुमार देवी से। किससे? कुमार देवी से किया था। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो महाधिराज की उपाधि। कौन सा? महाधिराज की उपाधि प्रदान की थी। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कब गुप्त संवत चलाया? किस उपलक्ष्य में गुप्त संवत चलाया था? तो किस उपलक्ष्य में? 319-20 ईस्वी में चला था। अपने राज्यारोहण की स्मृति में चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना था? समुद्रगुप्त। कौन बना? समुद्रगुप्त बना था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? तो कुमार देवी। माता का क्या नाम था? कुमार देवी। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त के पत्नी का क्या नाम था? दंता देवी। दंता देवी समुद्रगुप्त के पत्नी का क्या नाम था? दंता देवी। अगला देखिए, कह रहा है किस लेख में समुद्रगुप्त के जीवन और व्यक्तित्व विस्तृत विवरण मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में लेख में मिलता है क्या? समुद्रगुप्त के जीवन का वर्णन। अगला देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था जिसने प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख उत्कीर्ण किया था? हरिसेन। हरिसेन था दरबारी कवि। किसका? समुद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? तो विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पहली राजधानी कहाँ? तो पाटलिपुत्रा में। दूसरी राजधानी कहाँ? उज्जैन में। दूसरी राजधानी उज्जैन में। आगे देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति कौन बना? प्रधान सेनापति कौन था? तो अम्बरकादेव। अम्बरकादेव जो है प्रधान सेनापति था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुमारगुप्त प्रथम बना था। कुमारगुप्त प्रथम का कौन सी उपाधि धारण किया था? महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य की उपाधि कुमार प्रथम ने उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त प्रथम किस देवता का उपासक था? कार्तिकेय। कार्तिकेय का थे। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना था? स्कंदगुप्त। कौन? स्कंदगुप्त बना। अगला देखिए, कह रहा है कि स्कंदगुप्त के किस अभिलेख में उसके व हूणों यानी म्लेच्छों के बीच हुए युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है? तो भीतरी स्तंभ लेख जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, उसमें हूणों के आक्रमण से संबंधित वर्णन मिलता है। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि हूणों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य का। स्कंदगुप्त ने किस मौर्यकालीन झील का पुनरुद्धार करा? तो सुदर्शन झील का। किसका? सुदर्शन झील का। स्कंदगुप्त की मृत्यु कब हुई? तो 467 ईस्वी में। 467 ईस्वी में हुआ। किसका मृत्यु? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? पुरुगुप्त बना स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक थी। क्या थी? गुप्तकालीन शासक प्रणाली थी। कह रहा है गुप्तकालीन शासक प्रशासन में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो सबसे छोटी थी ग्राम। क्या थी? ग्राम। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गुप्त काल में राजकीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या था? तो भूमिकर। क्या था? भूमिकर।
गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो वस्त्र उद्योग। कौन सा? वस्त्र उद्योग। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे गुप्त काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला और साहित्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में कला के दो प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? तो मथुरा और सारनाथ। मथुरा और सारनाथ। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुप्तकालीन चित्रकला में सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ देखने को मिलता था? अजंता एवं बाघ की गुफा, मध्य प्रदेश में। अगला देखिए कह रहा है गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की चलाई थी? तो स्वर्ण। किसका? स्वर्ण चलाई थे। गुप्त काल के मुद्राओं पर अंकित मूर्ति क्या स्पष्ट करती है? सम्राटों व मनोवृत्ति प्रकट करती है। गुप्त मुद्रा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। समुद्रगुप्त किस प्रकार की मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी? समुद्रगुप्त की किस प्रकार की मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थीं? तो गरुण। गरुण। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने शीशे के सिक्कों का प्रचलन कराया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने शीशे के सिक्कों का प्रचलन कराया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के चलाए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के जारी किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्तकालीन लौह कला का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा था? महरौली लौह स्तंभ। महरौली लौह स्तंभ था। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महरौली लौह स्तंभ किस गुप्त शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। गुप्त काल में शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन? पाटलिपुत्रा और उज्जैन। पाटलिपुत्रा और उज्जैन। गुप्त काल के दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। कौन कौन? तक्षशिला और नालंदा। कह रहा है गुप्त काल में दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन था? तक्षशिला और नालंदा। गुप्त काल की किन भाषा के साहित्य को स्वर्ण युग माना जाता था? संस्कृत। किसको? संस्कृत को। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वानों में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन था? कालिदास। किस? कौन थे? कालिदास थे। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत साहित्य का सर्वोच्च गीत काव्य किसे माना जाता है? तो मेघदूतम को। मेघदूतम को संस्कृत साहित्य का सर्वोच्च गीत काव्य किसे माना जाता है? मेघदूतम को माना जाता है। अगला देखिए कह रहा है कि वियोग श्रृंगार की उत्कृष्ट रचना मेघदूतम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास। कौन है? कालिदास है। पंचतंत्र पर आधारित गुप्तकालीन कथा साहित्य हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो हितोपदेश के हैं नारायण पंडित। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुप्तकालीन कथा साहित्य पंचतंत्र जिनकी गणना संसार में सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। किसका? पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ अमर कोश के रचनाकार कौन है? तो अमर सिंह। अमर सिंह है। गुप्तकालीन व्याकरण ग्रंथ चंद्र व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो चंद्रगोमिन है। गुप्त काल का सबसे बड़ा गणितज्ञ किसे माना जाता है? तो आर्यभट्ट को। किसको? आर्यभट्ट को गुप्तकालीन का सर्वाधिक गणितज्ञ बड़ा गणितज्ञ माना जाता है। किसे? आर्यभट्ट को। अगला देखिए कह रहा है कि किस भारतीय गणितज्ञ ने सर्वप्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया? त्रिकोणमितीय की आधारशिला रखी? तो आर्यभट्ट। किसने? आर्यभट्ट ने रखा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने भारतीयों को गणित के दशमलव सिद्धांत से परिचित कराया? था आर्यभट्ट। दशमलव सिद्धांत से परिचित कराया आर्यभट्ट ने। शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट। किसने? आर्यभट्ट ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारतीय ज्योतिष का संस्थापक किसे माना जाता था? आर्यभट्ट को। किसे माना जाता? आर्यभट्ट को। नवीनतम तथा निघंटु किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा रचित आयुर्वेद चिकित्सा ग्रंथ? धन्वंतरी द्वारा। किसके द्वारा? धन्वंतरी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है किस गुप्त शासक को कविराज के नाम से भी जाना जाता था? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस गुप्त शासक को B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ ने बोला। कहाँ के गुप्तकालीन व्यापारिक निगमों के 274 मुहरे प्राप्त हुई? तो वैशाली बिहार के। कहाँ के? वैशाली बिहार के। बिहार में। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सेनापति जो कि एक प्रकांड से विद्वान था तो कौन था? वीरसेन। कौन था? वीरसेन। अगला देखिए क्वेश्चन महात्मा बुद्ध की गुप्तकालीन 5 से 7 फीट ऊंची ताम्र मूर्ति कहाँ मिली है? तो नालंदा बिहार में मिला है। कहाँ? नालंदा बिहार में। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है अगला क्वेश्चन कि नीति शतक, श्रृंगार शतक, बैराग शतक किस गुप्तकालीन कवि की रचना है? तो भर्तृहरि, भर्तृहरि का है। गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? तो स्कंदगुप्त गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था, अंतिम प्रतापी शासक था। अगला देखिए क्वेश्चन का कह रहा है कि किस गुप्त शासक का शासनकाल स्वर्णयुग के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को के काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की? समुद्रगुप्त। किसने? समुद्रगुप्त ने। अगला देखिए पुष्पभूति या वर्धन वंश की स्थापना किसने तथा कहाँ की? तो पुष्पभूति ने थानेश्वर में किए थे, हरियाणा में। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हर्षवर्धन कब कितने वर्ष की आयु में गद्दी बैठा? 606 ईस्वी में बैठा। कब? कितने वर्ष? 16 वर्ष की अवस्था में। हर्षवर्धन की पहली राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। कहाँ थी? थानेश्वर। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कन्नौज का संरक्षण बनने के बाद हर्षवर्धन ने अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? तो कन्नौज में। कहाँ? कन्नौज में की थी। हर्षवर्धन ने अपने समकालीन किस शक्तिशाली शासक को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। कौन? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 600 कब? 647 ईस्वी में। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं कि हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे? तो ह्वेनसांग। कौन थे? ह्वेनसांग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 606 ईस्वी में। हर्ष संवत कहेगा तो 606 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। हर्षवर्धन प्रारंभ में किस धर्म का उपासक था? शैव धर्म का। किस धर्म का? शैव धर्म का उपासक था। हर्षवर्धन ने कब तथा कहाँ प्रथम धर्म सभा का आयोजन किया था? तो फरवरी 643 में कन्नौज में किए थे। कहाँ? कन्नौज में किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आने वाला चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म का अध्ययन कहाँ किया था? कह रहे कि हर्षवर्धन के शासन काल में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था तो बौद्ध धर्म का अध्ययन कहाँ किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि वातापी आधुनिक बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो जय सिंह। कौन था? जय सिंह था। अगला क्वेश्चन देखिए वातापी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी थी। कहाँ? वातापी थी। अगला देखिए क्वेश्चन कि वातापी वर्तमान में भारत के किस राज्य किस जिले में स्थित है? कर्नाटक में वातापी, बीजापुर जिला में। वातापी के चालुक्य वंश से सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। अगला देखिए अगला क्वेश्चन कि वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय हुआ। कीर्तिवर्मन द्वितीय। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो कार्तिकेय द्वितीय हुआ। वातापी के किस चालुक्य शासक को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है? पुलकेशिन द्वितीय। किसको? पुलकेशिन द्वितीय को। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बैगी के पूर्ण चालुक्य वंश की स्थापना किसने कब तथा वातापी के किस चालुक्य शासक के शासनकाल में हुआ? तो विष्णुवर्धन जो 615 ईस्वी पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में हुआ। बैगी के चालुक्यों की राजधानी कहाँ? तो बैगी थी। कहाँ? बेलेरी एल्लौर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बैगी के चालुक्य वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? कह रहा है कि बैगी के चालुक्य वंश का स्वतंत्र शासक कौन था? तो विष्णुवर्धन। कौन था? विष्णुवर्धन प्रथम था। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि उत्तरकालीन पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है जिसके समय में पल्लव इतिहास का नया अध्याय प्रारंभ होता है? सिंह विष्णु। किसके शासनकाल में? सिंह विष्णु। पल्लव शासक सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म। किस? वैष्णव धर्म का। कांची के पल्लव नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव एवं स्वर्ण धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। नरसिंहवर्मन प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि महाबलीपुरम का सूर्य मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? तो नंदीवर्धन द्वितीय ने। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। कह रहा है कि महाबलीपुरम का सूर्य मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। अगला देखिए कह रहा है कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? तो नंदीवर्धन द्वितीय ने। नंदीवर्धन द्वितीय ने। अगला देखिए क्वेश्चन का कह रहा है कि पल्लवों ने मुख्य रूप से किस भाषा में साहित्य को प्रोत्साहित किया था? संस्कृत। किसने? संस्कृत में। पल्लवों के मुख्य रूप से किस भाषा के साहित्य को प्रोत्साहन किया था? संस्कृत में। महेंद्र वर्मन प्रथम के संगीत गुरु कौन थे? तो रुद्राचार्य। कौन थे? रुद्राचार्य। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेत। कहाँ? मान्यखेत महाराष्ट्र में थी। अगला देखिए
कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश के स्थापना किसने की? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने किया था। राष्ट्रकूटों की धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक क्या था? एलोरा का गुफा मंदिर। एलोरा का गुफा मंदिर राष्ट्रकूटों का धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक था। एलोरा के कुल 34 गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन। हिंदू, बौद्ध और जैन। एलोरा के कुल 34 गुफाओं को अधिकांश का संबंध किस धर्म से? तो हिंदू धर्म से। किससे? हिंदू धर्म से 17 गुफा से है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एलोरा में प्रसिद्ध राष्ट्रकूट कालीन मंदिर जो 2 मंजिला ब्राह्मण मंदिर का एकमात्र उदाहरण कौन? दशावतार मंदिर। एलोरा में स्थित राष्ट्रकूट कालीन मंदिर जो मंजिला 2 मंजिला ब्राह्मण मंदिर का एकमात्र उदाहरण कौन? दशावतार मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एलोरा में दशावतार मंदिर तथा रावण का खाई मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दंती दुर्ग। किसने? दंती दुर्ग ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसका शासनकाल में राष्ट्रकूट शक्ति का चरणों पर? मतलब राष्ट्रकूट वंश कौन था जिसने एकदम शक्तिशाली, मतलब पीक चल रहा था समय उसका, तो शक्ति चरणों उत्कर्ष था गोविंद तृतीय को। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्क द्वितीय। कौन? कर्क द्वितीय था राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक। अगला देखिए, किसने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को अपदस्थ कर कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी स्थापना की थी? तैलभ द्वितीय ने। किसने? तैलभ द्वितीय। कल्याण या कल्याणी वर्तमान में कहाँ? इससे बीदर कर्नाटक में है। कल्याणी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? विक्रमादित्य षष्ठ। विक्रमादित्य षष्ठ। विक्रमादेव चरित्र यानी विक्रमादेव षष्ठ के जीवन चरित्र के रचनाकार कौन है? तो बिल्लह है। कौन? बिल्लह है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस विद्वान ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा जो एक हिंदू परिवार संहिता नाम से टीका लिखी है? कौन है? विज्ञानेश्वर। कौन? विज्ञानेश्वर। बिल्हण एवं विज्ञानेश्वर किस चालुक्य शासक के दरबार में रहते थे? कह रहा है कि बिल्हण एवं विज्ञानेश्वर किस चालुक्य शासक के दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य षष्ठ के। कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सोमेश्वर चतुर्थ। सोमेश्वर चतुर्थ था कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है तंजौर को जीतने के उपलक्ष्य में विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की? तो नरकेश्वरी। नरकेश्वरी की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयालय का उत्तराधिकारी जो चोलों का प्रथम स्वतंत्र शासक बना वो कौन था? आदित्य प्रथम। कौन? आदित्य प्रथम। राजेंद्र प्रथम किसका उपासक था? शिव का। किसका? शिव का था। राजेंद्र प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? राजाधिराज प्रथम। राजाधिराज प्रथम जो है राजेंद्र प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, एकमात्र चोल शासक जिसने अश्वमेघ यज्ञ किया था? तो राजाधिराज प्रथम था। राजाधिराज प्रथम। महान चोल मंदिर कहाँ स्थित है? यह किस शैली से निर्मित है? इसका निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तंजाउर। तंजाउर तमिलनाडु, द्रविड़ और विजयालय है। अगला देखिए, कह रहा है कि किस राजवंश के शासनकाल में द्रविड़ स्थापत्य कला शैली अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? चोल के शासनकाल में। अगला देखिए क्या कह रहा है कि चोल मंदिरों का मुख्य विशेषता क्या थी? तो विशाल शिखर बनाना ही इसका मुख्य विशेषता थी। चोलकालीन मंदिरों के शिखर किस आकार के होते थे? पिरामिड के आकार के होते थे। तंजौर के राजेश्वर विदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। राजाराम प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता था? तंजौर का है जो विमान मंदिर वही गर्भगृह के ऊपर ही बनी बहुमंजिला मीनार है तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कावेरी नदी के तट पर स्थित गंगेकोंडचोलपुरम के विदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने। कौन? राजेंद्र प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चोलकालीन विश्व प्रसिद्ध कांसे की बनी नटराज की मूर्ति किस मंदिर में स्थित है? इस मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो चिदम्बरम मंदिर का निर्माण जो है तमिलनाडु में पराक्रम प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत जिन राजपूत राजवंशों का उदय हुआ उसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश राजवंश था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान व प्रतापी शासक कौन था? तो मिहिर भोज। कौन? मिहिर भोज था।
अगला क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार शासक ने विष्णु के सम्मान में आदि बरा की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज। किसने? कह रहा है किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने विष्णु के सम्मान में आदि बरा की उपाधि धारण किया था? तो मिहिर भोज। किसने? अगला क्वेश्चन है कि सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था? तो वत्स्य राज है। कौन? वत्स्य राज है। आगे चलिए, गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन हुआ? यशपाल। कौन हुआ? यशपाल। अगला देखिए, कह रहा है कि पाल शासक काल में शासन के दो प्रधान केंद्र कहाँ कहाँ थे? तो मुंगेर व पाटलिपुत्र में। कह रहा है कि पाल शासन काल में दो प्रधान केंद्र कहाँ कहाँ थे? तो मुंगेर और पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है कि पाल नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश के किन शासकों ने परम सौगात की उपाधि धारण की? तो धर्मपाल और देवपाल। धर्मपाल और देवपाल जो है परम सौगात की उपाधि धारण की थी। अगला देखिए, कह रहा है कि किस पाल शासक को नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः जीवित करने का श्रेय है? तो धर्मपाल को। किसको? धर्मपाल को है। अगला देखिए क्वेश्चन, पाल वंश का सबसे योग्य शासक किसे माना जाता है? कह रहा है कि पाल वंश का सबसे योग्य शासक किसे माना जाता है? तो धर्मपाल। किसको? धर्मपाल को माना जाता है। पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? देवपाल को माना जाता है। किसको? देवपाल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस पाल शासक ने वर्तमान भागलपुर के कहलगांव के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? किसने? धर्मपाल ने किया था। अगला देखिए, कह रहा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में किस नगर पर कब्जा करने के लिए शुरू किया गया? कन्नौज पर। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है कन्नौज पर कब्जा करने के लिए स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कलिंग के चेदी वंश का महान और एकमात्र उल्लेखनीय शासक कौन था? तो खारवेल। खारवेल था। खारवेल के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? हाथी गुफा शिलालेख। हाथी गुफा शिलालेख है। आगे देखिए क्वेश्चन, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा एग्जाम के दृष्टि से। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्र बरदाई किस शासक का राजकवि था? तो पृथ्वीराज चौहान का। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक खजुराहो अभिलेख से जिसे कुरु प्रदेश के लिए झंझावत व गुर्जरों के लिए अग्नि के समान कहा गया है? यशोवर्मन को। किसको? यशोवर्मन को। चंदेल शासकों की सैनिक राजधानी कहाँ थी? तो कालिंजर। कहाँ सैनिक राजधानी कहाँ थी? तो कालिंजर थी। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था? तो किसके द्वारा? धर्मदेव द्वारा। धर्मदेव द्वारा किया गया था। अगला देखिए कह रहा है कि सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो विजय सेन। कौन? विजय सेन था। अगला देखिए कह रहा है किस सेन शासक ने अपने नाम पर एक संवत चलाया था? लक्ष्मण सेन ने एक संवत चलाया था, उस सेन वंश का शासक था। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक कौन था? कह रहा है कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। जयदेव किसके दरबार में रहता था? लक्ष्मण सेन के। देखिए ये दिया कि बंगाल में प्रसिद्ध वैष्णव कवि जयदेव किसके दरबार में रहता था? तो लक्ष्मण सेन के। आर्य सप्त सती की रचना किसने की थी? तो गोवर्धन ने। किसने? गोवर्धन ने। जयदेव, धोई, गोवर्धन, हल्लायुद्ध किस शासक के दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के। किसके? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। आगे देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि आबू पर्वत यानी राजस्थान में दिलवाड़ा का जैल मंदिर किसने बनाया? तो बिमल शाह ने। बिमल शाह ने बनवाया है। अगला क्वेश्चन है कि किस सोलंकी शासक ने राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां स्थापित किए? तो जय सिंह सिद्धराज ने की है। सोलंकी वंश का सबसे योग्य और प्रतापी शासक कौन था? तो जय सिंह सिद्धराज था। जय सिंह सिद्धराज। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो कर्ण द्वितीय। कौन? कर्ण द्वितीय था। अगला देखिए, कह रहा है कि उड़ीसा के किस शासक ने पूरे जिले में समुद्र तट पर स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। होयसल वंश का वास्तविक संस्थापक व पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो विष्णुवर्धन। कौन? विष्णुवर्धन था। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन होयसल शासक महान विद्या प्रेमी तथा कला का संरक्षण? तो नरसिंहवर्धन द्वितीय। कौन? नरसिंहवर्धन नरसिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस होयसल शासक ने सर्वप्रथम होयसल राज की राजधानी द्वार समुद्रम में स्थापित किया? विष्णुवर्धन। किसने? विष्णुवर्धन ने। अगला क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है कि सर्वप्रथम इंडिका कह रहा है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? तो यूनानी भाषा में। यूनानी भाषा में इंडिया का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने दिया था? नागार्जुन ने शून्य के सिद्धांत का वर्णन नागार्जुन। अगला चलिए, कह रहे कि भागवत धर्म का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? कह रहे कि भागवत धर्म का प्रारंभ कहाँ से? महाभारत से माना जाता है। महाभारत के उपाख्यान से माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि भागवत धर्म के प्रारंभिक सिद्धांत कहाँ मिलते हैं? तो गीता में। कहाँ? गीता में। भागवत धर्म में विष्णु का नाम क्या मिलता है? तो वासुदेव। क्या? वासुदेव मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण धर्म में जटिल कर्मकांड यज्ञीय व्यवस्था के विरोध स्वरूप उदय होने वाले प्रथम धर्म था कौन? भागवत धर्म। कौन था? भागवत धर्म। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि भागवत धर्म का मुख्य ग्रंथ किसे माना जाता है? तो श्रीमद् भागवत गीता को। श्रीमद् भागवत को भागवत धर्म का मुख्य ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भागवत धर्म में किसे प्रधानता दी गई है? तो भक्ति भाव और समर्पण को। भागवत धर्म में किसे प्रधानता दी गई? तो भक्ति भाव समर्पण को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि श्रीमद् भागवत के किस स्कंद शाखा को विशेष महत्व है जिसमें कृष्णावतार का दर्शन? तो दशम में। किसमें? दशम में। भागवत धर्म के विकास कितने ईसा पूर्व में हुआ? तो 6ठी ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वैष्णव धर्म के संबंध में हमें प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो उपनिषदों से। किससे? उपनिषदों से मिलती है। विष्णु के अधिकतर अवतारों की संख्या कितनी है? तो 24। अगला क्वेश्चन है कि वैष्णव धर्म का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो मथुरा। कहाँ? मथुरा था। आगे क्वेश्चन चलिए, कह रहा है कि भगवान शिव से संबंधित धर्म को क्या कहते हैं? शैव धर्म। अगला क्वेश्चन है कि भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहा जाता है? तो शैव कहा जाता है। शिवलिंग पूजा का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा? था पशुपत संप्रदाय है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लंकुलिस हैं। लंकुलिस रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो पंचाध्यायी के लेखक कौन है? लंकुलिस है। लंकुलिस का मंदिर कहाँ स्थित है? मेवाड़ राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। विष्णु के 22 अवतारों का उल्लेख किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है? तो भागवत पुराण में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म में ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि वैदिक धर्म ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। कौन सा? वेद। वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो पवित्र आध्यात्मिक ज्ञान है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंडलों में विभाजित किया गया? तो 10 मंडल है। और ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कहेगा तो कितना? 1028। और सोम देवता का उल्लेख पूछेगा कि ऋग्वेद में किस मंडल में हुआ? तो 9वें मंडल में। किसमें? 9वें मंडल में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में 7वें मंडल में किस देवता का वर्णन है? तो वरुण का। किसका? वरुण का। आर्यों द्वारा वेदों को क्या कहा गया है? तो अपूर्व से ईश्वर द्वारा रचित जो अपूर्व से कहा गया है। साम वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो 1810 मंत्र हैं। साम वेद के अधिकांश मंत्र 75 के अतिरिक्त कहाँ से लिए गए हैं? तो ऋग्वेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद में मुख्य रूप से किसका वर्णन? तो यज्ञ विधि का है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग कौन कौन है? तो शुक्ल व कृष्ण यजुर्वेद। अथर्ववेद में क्रमशः कितने मंडलों व सूक्त हैं? तो मंडल हो जाएगा को 20 को और सूक्त हो जाएगा 73 को। अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेख किसका है? तो वो आयु विज्ञान का। उपनिषद किस रूप में लिखे गए? तो गद्य और पद्य दोनों भाषा में लिखे गए। उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्म विद्या या वेदांत के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए? मुंडक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है कि किस उपनिषद में नचिकेता यम का संवाद का वर्णन है? कठोर उपनिषद में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, देखते रहिएगा। अगला है कि वेदांत की संख्या कितनी है? तो वेदांत की संख्या 6 है। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, फास्ट चलते हैं समय को देखते हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्राचीन आख्यानों से युग्म ग्रंथ क्या कहलाते हैं? तो पुराण। प्राचीन आख्यानों से युग्म ग्रंथ क्या कहलाते हैं? पुराण। पुराणों की संख्या कितनी? 18। आगे देखिए, पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? पुराणों के रचयिता किन्हें? लोमहर्ष,
उग्रश्रवा को। सबसे प्राचीन व प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रामाणिक स्मृति कौन है? तो मनुस्मृति है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन से? तो रामायण और महाभारत। महाभारत की रचना किस ऋषि के द्वारा की गई थी? तो व्यास। वेद व्यास द्वारा किया गया संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत व्यास भाषा में। प्रारंभ में महाभारत को किस नाम से जाना जाता? जय संहिता के नाम से पहले जाना जाता था। आगे चलिए, कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। संपूर्ण विश्व की प्राचीन रचना किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद को माना जाता है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। किसमें? ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वेद मूलतः कर्मकांड ग्रंथ जिसमें यज्ञ संबंधित विधि विधानों का वर्णन है? यजुर्वेद में। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन सा वेद वास्तुशास्त्र, औषधि, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वंशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विदित विषयों के संबंधित है? तो अथर्ववेद है। किस वेद में सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। सबसे महत्वपूर्ण उपवेद कौन सा? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद। जैन धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थकर कौन है? तो ऋषभदेव है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? 24। कितने? 24। ऋषभवेद का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। ऋषभदेव की मृत्यु कहाँ हुई? तो कैलाश पर्वत पर हुआ था। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सांड है। क्या? सांड है। जैन धर्म के 23वें व प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर कौन हुए? तो पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ किस इच्छाकुशीय काशी नरेश के पुत्र थे? तो अश्वसेन के। किसके? अश्वसेन के थे। आगे चलिए, पार्श्वनाथ की माता का क्या नाम था? तो वामा था। क्या? वामा था। आगे देखिए, पार्श्वनाथ के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो वामा यानी उनकी माता और प्रभावती। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा गया है? निग्रंथ। निग्रंथ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ के भिक्षुणी संघ का अध्यक्षता कौन थी? तो पुष्पचूला। पुष्पचूला जो है भिक्षुणी संघ की अध्यक्षता थी। अगला क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ ने कितने महाव्रतों का प्रतिपादन किया? कितने महाव्रतों का प्रतिपादन किया और कौन कौन? 4। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असेत। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सर्प था। क्या था? सर्प था। अगला देखिए, महावीर का जन्म कितने ईसा पूर्व कहा गया है? 540 कुंडल ग्राम में। महावीर के माता का क्या नाम था? त्रिशला था। त्रिशला। महावीर की माता त्रिशला किस लिच्छवी राजा की बहन थी? चेटक की। किसकी? चेटक की बहन थी। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा है कि महावीर के पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है कि महावीर के पिता सिद्धार्थ किस वर्ण के थे? तो क्षत्रिय कुल के थे। महावीर के पिता किस कुल के थे? ज्ञात्री कुल के थे। क्षत्रिय वर्ग के थे। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। अब महावीर के पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था यशोदा। वही गौतम बुद्ध का कहते थे यशोधरा। महावीर के पुत्री का क्या नाम था? तो अयोध्या प्रियदर्शनी। अगला क्वेश्चन देखिए, करे कि अपने माता पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने कितने वर्षों की आयु में तथा किससे आज्ञा लेकर सन्यासी जीवन स्वीकार किया था? 30 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिए। नंदीवर्धन जो महावीर के बड़े भाई थे उनसे आज्ञा लेकर वो चले गए। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर के केवल्य सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति किस नदी तट पर हुई? तो ऋजुपालिका नदी तट पर। किस नदी तट पर? ऋजुपालिका नदी। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो अर्धमगधी भाषा में। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जमाली थे। महावीर के प्रथम महिला अनुयायी कौन थे? तो चंपा। कौन थे? चंपा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि महावीर की मृत्यु कितने ईसा पूर्व में कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुआ था, जो बिहार में। प्रथम जैन संगीति सभा कितने वर्ष पूर्व कितने ईसा पूर्व में और कहाँ हुई? तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम जैन संगीति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो अस्तुलभद्र के नेतृत्व में था। दूसरा है कि द्वितीय जैन संगीति कब तथा कहाँ हुई? 512 ईसा पूर्व में बल्लवी में हुआ। बल्लवी में। अगला देखिए कह रहा है कि द्वितीय जैन संगीति का नेतृत्व किसने किया था? देवधी गढ़ी ने किए थे। द्वितीय तीर्थकर आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हाथी था प्रतीक चिन्ह। आगे देखिए 22वें तीर्थकर नेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। जैन तीर्थकर ने
जैन धर्म के स्त्रियों का प्रवेश दिया पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में पहले क्या होता था, पुरुषों का एंट्री होता था धर्म अपनाने के लिए, लेकिन पार्श्वनाथ जब आए तो वो क्या किए, स्त्रियों को भी शामिल कर दिए। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, महावीर को। किसे, महावीर को। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म किस स्थान पर हुआ था, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, सूर्योधन था। गौतम बुद्ध के पिता किस गण के मुखिया थे, शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था, तो माया देवी। क्या था, माता देवी। गौतम बुद्ध के माता माया देवी किस वंश की थी, तो कौलीय वंश की। किस वंश की, कौलीय वंश की थी। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा है कि गौतम बुद्ध के जन्म कितने दिन बाद उनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई, तो 7वें दिन की मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था, तो प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में तथा किसके साथ हुआ, तो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। गौतम बुद्ध तथा यशोधरा से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या रखा गया था, राहुल। अगला क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग, यानी गौतम बुद्ध ने गृह त्याग को बौद्ध मतालब्धि क्या कहते हैं, तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ सर्वप्रथम किस धर्म विद्वान के पास आकर मिले थे, अलार कलाम के पास मिले थे सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध अलार कलाम से किस विषय की शिक्षा ग्रहण की, तो शाक्य दर्शन की। सिद्धांत के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम थे। राजगीर से सिद्धार्थ कहाँ गए, उरुवेला। राजगीर से सिद्धार्थ कहाँ गए, तो उरुवेला गए थे। उरुवेला में किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध समाधि पर बैठे, यह वृक्ष किस नदी के किनारे था, पीपल निरंजना नदी के तट पर है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को किस नाम से जाना जाने लगा, जिस स्थान पर उससे ज्ञान की प्राप्ति वो स्थान क्या कहलाता था, बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, और वह स्थान को बोध गया कहने लगा, बिहार में जो है। आगे चलिए, ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ और किन्हें दिया था, सारनाथ 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिए। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तक। ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो उसको क्या कहता है, धर्मचक्र प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सारनाथ में गौतम बुद्ध कहाँ गए थे, तो काशी गए थे, काशी। उरुवेला के बाद गौतम बुद्ध कहाँ तथा वहाँ के किस तत्कालीन राजा से उसका शिष्यत्व ग्रहण की, तो राजगिरी बिंबिसार से। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि राजगिरी के शासक बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को कौन सा वन दान में दिया था, तो वेणुवन जो है बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को दान में दे दिए थे। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। बिंबिसार के अतिरिक्त गौतम बुद्ध ने अन्य प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे, तो प्रसेनजित व उदयन थे। बौद्ध संघ में नारी के प्रवेश की अनुमति मिलने के बाद वह प्रथम नारी कौन थी जिसने बौद्ध संघ में प्रवेश किया था, तो प्रजापति गौतमी, उनकी सौतेली मम्मी ऐसे कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब, कहाँ और कितने वर्ष की अवस्था में थे, 483 ईसा पूर्व में हुआ, कुशीनारा में, यानी 80 वर्ष की अवस्था में हुआ। ये कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में कुशीनारा। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म के किस नाम से, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को क्या कहा जाता है, तो उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन, बुद्ध धम्म संघ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि प्रथम बौद्ध संगीति बिहार के नालंदा जिले के राजगिरी में किस स्थान पर हुई थी, सप्तवणी गुहा में हुई, सप्तवणी गुहा में। चतुर्थ बौद्ध संगीति की, अगला है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष थे। कौन थे, अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान मानी जाती है, धम्मपद जो है गीता के समान मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, त्रिपिटक से, त्रिपिटक साहित्य से प्राप्त होती है बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसार दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? तो उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। वैशाली बिहार में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अभिधम पिटक के ग्रंथ कथा वस्तु किसकी रचना है? तो मंगलाली पुत्र तीस्ता की। मंगलाली पुत्र तीस्ता की है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन? तो मखली गोसाल है। मखली गोसाल है। याग्निय संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंत मयूर किनकी अनुयायी थे? मंत मयूर किनकी अनुयायी थे? तो किनके अनुयायी थे? तो शैव धर्म के। किनके अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। जय हिंद दोस्तों, समाप्त हुआ। अब अगला दिन आते हैं अगला कुछ चैप्टर लेकर। जय हिंद। आप लोग जरूर इसको देखें, 1-2 बार देखें।